अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इन वीडियो लेक्चर्स में हम सेकेंड ईयर की बुक 2 के टेक्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर के टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे और ये इस सिलसिले का सेकेंड लेक्चर है। देखिए जी, इन सेंटेंसेस को इफ़ यू हैड बीन born 200 years ago, you would have had about one chance in 8 of living to be 1 year old. अब इस फर्स्ट सेंटेंस को देखें। इससे पहले इस जो ऐसे का ये पार्ट है, इसकी हेडिंग को देखें। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। हेडिंग का स्टाइल देखें कि किस तरह से लेटर्स कैपिटल हुए। अच्छा, और आपने भी इसी स्टाइल को फॉलो करना है। दिस इज़ द करेक्ट मेथड। मैंने आपको पहले बताया है कि या तो आप हेडिंग में जितने भी वर्ड्स हैं उनके हर लेटर को कैपिटल कर दें, या दूसरा मेथड कि फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करें एंड देन जितने भी कंटेंट वर्ड्स आते हैं उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दें। अगर आपकी हेडिंग में प्रेपोजिशंस हैं तो उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर प्रेपोजिशंस शुरू में आती हैं, यानी आपकी हेडिंग का फर्स्ट वर्ड कोई प्रेपोजिशन है, तो आप उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है जी। अब दोबारा इस सेंटेंस को देखें तो आपको आइडिया होगा, आप बड़ी देर से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस and if conditional sentences are divided into 4 kinds। जो ये if से शुरू होने वाले conditional sentences हैं, इनको 4 किस्मों में डिवाइड किया जाता है। इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो आपका परी नॉलेज है कि ये 4th किस्म का कंडीशनल सेंटेंस है। इसकी स्ट्रक्चर को एक मरतबा गौर से देख लें और इसे जहन में बिठाएं कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अनरियल things which are not possible and you are talking in an imaginary way, तो आप क्या करते हैं, आप if वाली क्लॉज को पास परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसमें वुड हैव, और आपको पता है जहाँ पे ये वुड हैव, शुड हैव, विल हैव, जहाँ पे भी हैव आ जाएगा उसके बाद आप वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये चीज़ आपने नोट करनी है जब आप इस सेंटेंस को यहाँ पे देख रहे हैं। एक और चीज़ जो आपने नोट करनी है वो 2 के बाद 100 देखो। 2 एक नंबर है, 100। अब जब 100,000 मिलियन इस किस्म के वर्ड्स के से पहले कोई नंबर लगा हो, जैसे 2, 3, 4, तो आपने इसको प्लूरल नहीं करना। दिस इज़ समथिंग जो आपने अपने जहन में रखनी है। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। एंड देन ऑफ कोर्स आपने डिफरेंट किस्म की फ्रेजेस को जहन में रखना है। वर्ब फ्रेजेस की बात हुई है, कंडीशनल सेंटेंसेस में वर्ब फ्रेजेस होती हैं, उन वर्ब फ्रेजेस को हमेशा माइंड में रखें कि कौन सी किस्म का हम कंडीशनल यूज़ करने लगे हैं तो यहाँ पे कौन सी वर्ब फ्रेज यूज़ होगी। इसी तरह से नाउन फ्रेजेस, बार बार मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 200 years ago एक नाउन फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, आपने डिसाइड करना है इसको कि किस किस्म की, और कमेंट्स में मेंशन करें कि ये किस किस्म की फ्रेज है। ठीक है, ईयर्स अगो। उसके बाद अगर आप बाकी देखते हैं, अबाउट 1 चांस इन 8, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप जस्ट इस अबाउट 1 चांस इन 8 प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, ऑफ कोर्स आप एक इसे प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। ऑफ लिविंग टू बी 1 year old, अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और इस प्रेपोजिशनल फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशनल फ्रेज है। 3 किस्म की फ्रेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और भी वैसे तो फ्रेजेस की किस्में मैं पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन 3 किस्म की बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। नॉन फ्रेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, वर्ब फ्रेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। ये 3 टाइप ऑफ प्रेपोजिशनल 3 टाइप ऑफ फ्रेजेस, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने इनका ख्याल रखना है और इनको पॉइंट आउट करना है जहाँ पे भी आ जाएं, और उसके बाद उनके स्ट्रक्चर को देखना है, फिर उसी किस्म की स्ट्रक्चर को फॉलो करके और फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट करके देखनी है। जैसे ऑफ लिविंग टू बी 1 year old क्या है इसमें,
किस किस्म की ये प्रपोजिशनल फ्रेज है कि एक प्रपोजिशन आ रही है, देन एक पार्टिसिपल आ रहा है, देन टू बी की एक फॉर्म आ रही है, या टू बी अगर इसे जो है वो ले लें, टू बी 1 ईयर ओल्ड, ये इन्फिनिटिव फ्रेज, इसको आप यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, लेकिन जितने ज़्यादा बड़े चंक्स में आप अपनी अपने सेंटेंसेस को, अपने फ्रेजेस को तोड़ेंगे, ऑफ कोर्स उससे आपके लिखने और आपकी बोलने की स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इफ़ यू आर कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें ज़रा। इन अदर वर्ड्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ट्रांजिशन का काम करती है। इन अदर वर्ड्स, इन दोज डेज 7 out of 8 babies died before reaching their फर्स्ट बर्थडे। इस सेंटेंस में देखें ट्रांजिशन फ्रेज, इन अदर वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फ्रेज है, आपको बहुत जगह पे यूज़ करनी पड़ेगी। और राइटर का स्टाइल देखें कि पहले वो एक बात करके आया, दूसरा वो उसको और इजी स्टाइल में पेश करना चाह कि जब आप किसी एक बात को रिपीट करना चाह रहे हैं एंड यू वांट टू से दैट थिंग इन सम अदर वे, आप इस किस्म की फ्रेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, इन अदर वर्ड्स। एंड देन दूसरे पूरे सेंटेंस को अगर देखें, इन दोज डेज, अगेन एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। 7 out of 8 बेबीज एक नाउन फ्रेज है। डाइड बिफोर रीचिंग, ये बिफोर रीचिंग देयर एक और प्रपोजिशनल फ्रेज है कि किस तरह से प्रपोजिशन है, एंड देन अगेन एक पार्टिसिपल लगा हुआ है, उसके बाद देयर फर्स्ट बर्थडे एक नॉन फ्रेज लगी हुई है। तो दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप इनको क्लोजली फॉलो करना शुरू कर देते हैं, आपकी न सिर्फ इंग्लिश की कंप्रीहेंशन अच्छी हो जाती है, आप इंग्लिश को ज़्यादा आसानी से समझने लगते हैं, लेकिन आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू फील दैट यू आर स्पीकिंग लॉट मोर फास्टर एंड लॉट मोर फ्लुएंटली, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपको ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और आपको ये स्किल डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखें, फिर हम उनको उसी तरह से डिस्कस करते हैं। Suppose you had been an unusually strong little fellow and had lived through that first year. Very likely before you were 6 years old, you would have had smallpox, and by the time you reached the age of 12, you would have undoubtedly had measles, whooping cough, स्कारलेट फीवर एंड डिफ्थीरिया। अब इन सेंटेंसेस को गौर से देखेंगे। स्पोज वर्ड, इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करना पड़ेगा व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग फॉर समवन एंड यू वांट योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा, एक और बात जो आपने नोट करनी है वो प्रोनाउन यू का यूज़ है। आप देख रहे हैं कि राइटर किस तरह से कंटिन्यूसली प्रोनाउन यू यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कमेंट्स में मेंशन करना है कि राइटर ने प्रोनाउन यू क्यों यूज़ किया है यहाँ पे। ओके, बाकी सेंटेंस को आप देख सकते हैं कि किस तरह से वही स्ट्रक्चर जो पीछे राइटर ने डेवलप की थी, बिकॉज राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ नॉट अ रियलिटी। Writer wants his reader to put their feet in the shoes of someone what they are not, कि वो पहले की बात कर रहा है, आज से 200 साल पहले किस किस्म की सिचुएशन होनी थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस जब आप देखते हैं तो ये वेरी लाइकली, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। आपने इसका ख्याल रखना है कि इस किस्म की फ्रेज किस तरह से पिछले सेंटेंस के साथ लिंक करती है। एंड देन देयर आर नेम्स ऑफ डिफरेंट डिजीज़, मुख्तलिफ डिजीज़ के नाम हैं विच वर वेरी मच कॉमन इन द पास्ट। कौन कौन सी हैं? ये स्मॉल पॉक्स है, ये स्किन पे दाने से निकलते हैं, और ये परमानेंट किस्म के समटाइम्स इसे चीचिक बोलते हैं आई थिंक। एंड उसके बाद 12 ईयर की एज में वो क्या कह रहा है कि आपको कौन कौन सी बीमारी हो, मीज़ल्स खसरा होता है, वूपिंग कफ काली खांसी हमारे यहाँ इसको जो है वो बोलते हैं, स्कारलेट फीवर ये फीवर की एक टाइप है,
डिफ्थीरिया, या फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं डिफ्थीरिया कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पे राइटर ने डिफरेंट डिजीज़ का जिक्र किया है विच वर वेरी मच कॉमन इन द पास्ट। आप जो इस राइटिंग स्टाइल से सीख सकते हैं वो ये है कि आप किस तरह से इन अ वेरी इजी लैंग्वेज अपने रीडर्स को अवेयर करते हैं कि वो पास के लोगों से किस तरह बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को ज़रा दोबारा पढ़ें एंड देखेंगे वोकैबुलरी में देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट, और कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसे आपने पहले ना पढ़ा हो, और कोई ऐसी स्ट्रक्चर यूज़ नहीं हुई जो आपने पहले ना पढ़ी हो, जिसे आपने पहले से डिस्कस ना किया हो। कोई ऐसी फ्रेज़ आपको नज़र नहीं आएगी। ये डिजीज़ के नाम हो सकते हैं कि आपको स्मॉल पॉक्स का ना पता हो, स्मॉल पॉक्स क्या होती है, और इसके अलावा मीज़ल्स बड़ी कॉमन सी डिजीज़ है, वूपिंग कफ आम वर्ड यूज़ होता है इसी तरह से। तो वोकैबुलरी इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट एट ऑल। राइटर in very easy and straightforward vocabulary and sentence structures communicating his ideas, और यही हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपने आइडियाज़ को सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड फ्लुएंट लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखें, आप और ज़्यादा कायल होंगे कि किस तरह से एक आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट एंड रिप्रेजेंट किया जाता है। Even then, your battle for life was not over. Very small sentence, और इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखें, इवन देन का फंक्शन देखें कि ये इवन देन क्या कर रहा है। ठीक है, योर बैटल फॉर लाइफ वॉज सब्जेक्ट, योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर। वेरी स्मॉल सेंटेंस। येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, cholera, typhoid fever, and even influenza once started spread throughout a community. Again, एक लिस्ट है डिफरेंट डिजीज़ की, मुख्तलिफ बीमारियों की एक लिस्ट है जिसको प्रेजेंट किया गया है इन अ वेरी कोहेरेंट एंड इन एवरी वे फ्लुएंट सेंटेंस। कि किस तरह से सेंटेंस को आपस में लिंक किया। इवन इन्फ्लुएंजा, ये इवन इस एडवर्ब का यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ख्याल रखें इस किस्म का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लाइफ वाज मोस्ट अनसर्टन। अगेन अ वेरी स्मॉल सेंटेंस बट वेरी इफेक्टिव सेंटेंस। लाइफ वाज मोस्ट अनसर्टन, लाइफ सब्जेक्ट वाज मोस्ट अनसर्टन। किस तरह से दो एडजेक्टिव्स प्रेडिकेटिवली यूज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ज़रा पढ़ें और मुझे बताएं ये किस किस्म का सेंटेंस है। और अगर आपको लगता है कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है तो अब बिल्कुल ठीक है। अ पर्सन, और फिर इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को बताएं। सबऑर्डिनेट क्लॉज किस किस्म की क्लॉज है? ये नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। और अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो फिर क्या, ये इसको एक और नाम दिया जाता है रिलेटिव क्लॉज, और ये हु रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होता है। बट लैंग्वेज अगेन इज़ वेरी मच सिंपल, और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। ये इस किस्म की। लुक एट द सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 years old। देखें, सिंपल सेंटेंस है, नो प्रॉब्लम टू रीड दिस सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो डिफरेंट फ्रेजेस यूज़ हुई हैं उन पे कंसंट्रेट करें। वोकेबलरी वेरी इजी, नो वर्ड इज़ डिफ़िकल्ट। एक्सपेक्टेड जिसकी तवक्को की जा सकती है, मतवक्को। इन अदर वर्ड्स अगेन ट्रांजिशन फ्रेज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी वोकेबलरी का हिस्सा बनाएं। More 30 years have been added to the expected length of man's life. Once more, very simple sentence, very simple vocabulary. These changes have been made possible by use of the scientific method to solve such problems as the causes of disease and its prevention. Very simple. राइटर किस तरह से सिंपल वर्ड्स एंड सिंपल स्ट्रक्चर
यूज़ करके एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो हमारी लाइफ्स के साथ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, जिसके साथ हमारी लाइफ जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती हैं। अच्छा, आपने पूरे का पूरा पैराग्राफ देखा, कुछ मुश्किल नहीं है इस पैराग्राफ में। वोकेबलरी वेरी इजी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वेरी मच इजी, और राइटर ने वेरी वेरी फ्लुएंटली अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट किया है। अगर आप बात करें कि इस पूरे पैराग्राफ पे आपसे कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो कुछ इस तरह से बन सकते हैं कि व्हाट वर द डिजीजेज कॉमन इन द पास्ट, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड पीपल लिव इन द पास्ट, माजी में लोग कितना अरसा कितने अरसे की उनकी उम्र होती थी। या फिर ये पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी ईयर्स मोर ईयर्स हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मैन, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि हाउ दीज चेंजेस हैव बीन मेड पॉसिबल, या हाउ मोर 30 years have been added to the expected life of man। तो ये इस किस्म के क्वेश्चन आपसे इस पैराग्राफ की बेस पे पूछे जा सकते हैं। अगेन मैं रैप अप कर रहा हूँ आज के इस लेक्चर को। आपने क्या करना है, आपने सेंटेंस में जो ऑफ कोर्स अगर कोई नया वर्ड आता है तो आपने उसकी वोकैबुलरी को देखना है, लेकिन अभी तक जो आपने देखा इसमें कुछ नए वर्ड नहीं है। एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम यूर पास्ट वोकैबुलरी। मसलन प्रिवेंशन वगैरह इस किस्म के वर्ड, ये यू हैव स्टडीड दिस वर्ड इन योर फर्स्ट ईयर और प्रायर टू योर फर्स्ट ईयर, इन योर मैट्रिकुलेशन, इन योर 10th क्लास, इन योर 9th क्लास। तो वोकैबुलरी नई नहीं है, लेकिन अगर आप वोकैबुलरी के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहें, मसलन एक वर्ड से कोई नया वर्ड जो है वो बनाना चाहिए, लाइक वर्ब्स से आप वर्बल्स बनाते हैं, यानी वर्बल्स वो वर्ड्स होते हैं जो आप वर्ब से बनाते हैं, ठीक है। तो वो उनमें आपके पार्टिसिपल्स होते हैं, आपके जैरेंड्स होते हैं, आपके इन्फिनिटिव्स होते हैं। तो ये वर्ड्स अगर आप बनाना चाहें तो आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होना शुरू हो जाता है। जैसे एक्सपेक्ट वर्ब है, इसका आप पास्ट पार्टिसिपल एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसी तरह से एक्सपेक्टिंग भी यूज़ होता है, मुंतज़र, मतवक्के, इंतज़ार करती हुई, इस किस्म के, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका यूज़ होता है। एंड देन आप इससे एक्सपेक्ट से डाउन एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं। तो ये अगर आप लैंग्वेज के साथ एक्सपीरियंस करें, ऑफ कोर्स आप लैंग्वेज के साथ और ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। लाइक नाउन देखें, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आप इससे एक एडजेक्टिव प्रॉब्लमेटिक बनाते हैं। तो वर्ड जो है वो बनते हैं जिस तरह से पॉसिबल से नाउन आप पॉसिबिलिटी बनाते हैं, ठीक है। लेंथ से एडजेक्टिव लेंथी बनाते हैं। अगर आप इस किस्म के लैंग्वेज के साथ एक्सपीरियंसेस भी करना शुरू कर दें व्हेन यू आर स्टडिंग, और बेशक आपकी पेस थोड़ी सी स्लो हो सकती है व्हेन यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, कि किस तरह से नाउन को एडजेक्टिव में चेंज किया जा सकता है, या नाउन को कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो वर्ब की शक्ल में भी जो है वो यूज़ होते हैं नाउन की शक्ल में। अगर आप इस तरह से वर्ड्स को अलग से अलग कैटेगराइज करें, एंड देन ऑफ कोर्स अगर आप अपने सेंटेंसेस को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में ब्रेक कर रहे हैं, देन आप डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस को देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉजेस को देख रहे हैं। इससे इनिशियली आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है when you are going through your book, लेकिन with the passage of time आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि you yourself start creating your own language, और वो लैंग्वेज की क्रिएशन आपकी in your spoken लैंग्वेज में हो सकती है या आपकी रिटन लैंग्वेज में, जिस शक्ल में भी। तो ये एक आपको एडेड एडवांटेज मिलता है जिसके लिए बहुत सारे लोग तरसते रहते हैं, बहुत सारे लोग ये कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर पाते। मैंने एक मरतबा पहले भी बताया था, दोबारा मैं इस बात को जो है रिपीट करूँगा बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इस साल ये साल जो गुजर रहा है, CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विस में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इनरोल हुए एग्ज़ाम देने के लिए। ऑलमोस्ट 39,000 स्टूडेंट्स ने इनरोल किया कि वो एग्ज़ाम देंगे। बट
उन 39,000 स्टूडेंट्स में से ओनली 18,000 स्टूडेंट्स वेंट एंड टुक देयर एग्ज़ाम। देखिए कितना डिफरेंस है कि कितने लोग इनरोल होते हैं, अपना इंटेंशन जाहिर करते हैं कि हमने एग्ज़ाम देना है, लेकिन कितने कम लोग उसके मुकाबले में, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ, वो अपीयर ही नहीं होते। अगर आप उनसे मिलें और उनसे पूछें कि आपने क्यों नहीं अपीयर हुए, तो उनमें से ज़्यादातर लोग आपको ये कहेंगे कि हमारी इंग्लिश की तैयारी अच्छी नहीं थी, हमें हमें लगा कि हम इंग्लिश को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, हम इंग्लिश के पेपर में फेल हो जाएंगे। अच्छा, अब आगे कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, कहानी आगे है कि जो 18,000 स्टूडेंट अपीयर हुए एग्ज़ाम में, उनमें से 369 रिटर्न पार्ट ऑफ देयर एग्जाम पास कर सके। देखिए कितनी बड़ी, 18,000 में से ये 369, वेरी स्मॉल रेशो। मेरा ख्याल है ये जस्ट 5% जो है वो बनेगा अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो। और वो बाकी लोग, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश में फेल होंगे। ज़्यादातर लोग इंग्लिश में फेल होते हैं। इंग्लिश में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि इंग्लिश को हमने एज अ लिटरेचर पढ़ा होता है, शायद एज अ लैंग्वेज हमने उसको कभी पढ़ा ही नहीं होता। हम लैंग्वेज के, हम ये सीखने की कोशिश ही नहीं करते, ना हम क्लासेस में हम टीचर सिखाने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज क्रिएट कैसे होती है, लैंग्वेज को कैसे क्रिएट किया जाता है। और ये बहुत कम परसेंटेज है, इस किस्म के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, इनमें से जो है वो कुछ बहुत बड़े क्रैमर्स होते हैं जो इन एग्ज़ाम्स को पास करते हैं, बट व्हेन दे गेट इम्पोर्टेंट सीट्स उनके पास कोई ओरिजिनल किस्म के आइडियाज़ नहीं होते। वो वही गायें होती हैं जो लाइन में चली जा रही हैं और वही काम करते रहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रोग्रेस है इसकी रेशो बड़ी स्लो रहती है। तो बहुत बड़ा नुकसान है स्टूडेंट्स का, नेशन का, हर किसी का। इंग्लिश को एक इशू ना बनाएं, आप इसे आराम से समझें, आराम से